हम वहाँ गांव में पढ़े तो ना अच्छी एजुकेशन हुआ, ना अच्छी कोई हमारे पास कोई मोटिवेशंस के लिए कुछ सारी चीज़ें होती, ऐसा कुछ नहीं था। ज़िंदगी इतनी तकलीफ से भरी हुई थी कि दिन भर काम करते थे और दिन भर में काम करके कभी 15 रुपये मिल जाता। इस मन को कुरे देता था, इस मन को उत्तेजित करता था कि नहीं देवकर जी, आपको कुछ तो करना है। ये एकदम प्रैक्टिकल घटना आज भी मेरी माँ मुझे याद दिलाती है। नमस्ते, मैं हूं देवकर साहब, श्री चवन आयुर्वेदा इहो हेल्थ केयर का फाउंडर एंड सीईओ। दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी आप सबको साझा करते हुए आपका जोश बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। तो मेरी कहानी है एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा गांव का नाम है खिसोरा, जिला है धमतरी, जहां पे मेरा जन्म हुआ, जहां पे बड़ी अभावों की ज़िंदगी के साथ बहुत गरीब परिवार पे जन्म लेने के बाद एक बड़े सपने और एक बड़ी सोच के साथ में हम अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं। तो मैं बचपन की अपनी बात बताता हूँ। बचपन में बहुत अभाव हुआ। अभाव इतना था कि पढ़ने जाने के लिए गांव में जो सरस्वती शिशु मंदिर हमारा हुआ करता था, जो प्राइवेट स्कूल था, समथिंग उस समय महीने की फ़ीस 30 से 50 रुपया हुआ करता था। तो वो फीस देने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। अब गवर्नमेंट स्कूल में जा कर के पढ़ाई करना था, लेकिन घर की गरीबी और आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के बावजूद मन में उम्मीद था कि कुछ तो करना है, कुछ तो अच्छा प्रयास करना है। तो अब जब अपन छोटे थे तो गांव में तो कोई ऐसा है नहीं कि जहाँ पे आप कुछ बड़े काम कर सको। वहाँ पे संसाधन भी कुछ नहीं था। तो अब वहाँ पे खेती का काम है या किसी का छोटा मोटा घर बन रहा है तो वहाँ पे मसाले इत्यादि बनाने का काम है। अब क्योंकि अच्छे पुस्तक खरीदना है तो भी पैसे चाहिए, कुछ अच्छे स्कूल ड्रेस पहन के जाना है तो भी पैसे चाहिए। अब घर की स्थिति ऐसा था नहीं, पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी थी नहीं कि हम उनको प्राइवेट स्कूल जाने के लिए बोल सकें, या कि फिर अच्छे कपड़ों के लिए बोल सकें, या अच्छे पुस्तकों के लिए बोल सकें, या ट्यूशन के लिए बोल सकें। ये कुछ नहीं था, करना सबको खुश था। तो फिर अपन जैसे थोड़ा सा समझदार हुए, 8वीं क्लास में जब अपन पहुंच गए तो हम वहाँ से फिर दूसरों के खेत पे, जब जिस दिन छुट्टी होता था तो दिन भर काम करने जाते थे। मुश्किल से दिन भर का काम करने का 15 रुपया मिलता था। पूरे दिन भर काम करते थे, पसीनों में धान काटते थे, या कि फिर दूसरे के खेत में जाके जो भी काम मिल जाए वो करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सवेरे जो खेत में जो धान काटने के बाद जो पड़ा होता है धान, वो बीनने के लिए जाते थे। इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में सीला बीनने के लिए जाना बोलते थे। अक्सर ये गांव में बहुत सारे लोगों के जीवन में ये घटनाएं होती। तो दोस्तों, ऐसा है कि ज़िंदगी इतनी तकलीफ से भरी हुई थी कि दिन भर काम करते थे और दिन भर में काम करके कभी 15 रुपये मिल जाता था। इतनी पसीना, चल 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 पसीना, जिस पे आदमी आज 1 घंटा खड़ा हो जाए तो उसमें परेशान हो जाता था। पूरी दिन भर काम करने के बाद केवल हाथ में 20 रुपये आते थे। भोजन भी ऐसा नहीं था कि हमको कुछ अच्छा भोजन मिल रहा है। कभी दाल और चावल खा लिए तो कभी सब्जी और चावल खा लिए, और वो भी सरकार से जो चावल मिलती थी उस टाइप के चावल्स को खा लेते थे। अच्छे पकवान के लिए कभी इंतज़ार करना पड़ता था कि जो त्यौहार है वो जल्दी आ जाए, तो बचपन थी, त्यौहार जल्दी आ जाए तो कुछ अच्छे कभी इसी बहाना खाने को मिले। ये ज़िंदगी थी दोस्तों। कभी 20 रुपये के लिए दिन भर खेत पे काम करके जब हम भी बेतहाशा थक जाते थे, और पिताजी भी जब किसी के घर से काम करके आते थे, और माताजी किसी के खेत से काम करके आती थी, और कभी कभी उनके पैरों में कांटे लग जाते थे। कभी पिताजी के हाथों में फोड़ा पड़े हैं क्योंकि दिन भर ईंटा की जोड़ाई किए हैं, गारा की जोड़ाई किए हैं। वो छाले इस मन को कुरे देता था, इस मन को उत्तेजित करता था कि नहीं देवकर जी, आपको कुछ तो करना है ताकि कभी इनकी तकलीफ मिट सके और इनकी परेशानी कभी कम हो सके और हम इस गरीबी से बाहर आ सके। क्योंकि गरीबी जो होती है ना दोस्तों, उस समय आपको ना खाने का सही, कभी ना आपको पकवान मिलता है, ना कभी आपको सही खाने को जब मिलता है तो मन भी व्यथित होता है कि हमको भी कभी अच्छा खाने को मिले, कभी अच्छा हमको पकवान मिले। ये सब मन की भावनाओं को कुरेदता था। तो इसलिए अपन उस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। तो पढ़ाई में अपन नंबर 1 आएंगे, नंबर 1 पढ़ाई करेंगे, और नंबर 1 पढ़ाई करके एक दिन अपने बिजनेस या अपने जो भी करके बड़ा काम करना है। अब जोश था साथ में काम करने का लेकर के, और पढ़ाई में भी नंबर 1 आने की तमन्ना थी, इच्छा शक्ति थी कि अपने को करना है। तो अब पढ़ाई के लिए सवेरे 4 बजे उठ जाते थे, सवेरे 4 बजे उठते थे और फिर 6-7 बजे तक
पढ़ते थे, फिर 2 घंटा कुछ काम कर लेते थे, जो भी बाहर से काम मिले, और उसके बाद में फिर स्कूल जाते थे और स्कूल में पूरी डेडिकेशंस के साथ पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई में फिर हम 8वीं क्लास में पूरे एरिया पे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल सबको क्लास करते हुए अपन नंबर 1 आए। तो मैं बस आप सबको इतना कहना चाहता हूँ कि परेशानियाँ कुछ भी हो, तकलीफ़ें कुछ भी हो, घबराना नहीं है। आप कई कई बच्चे सोचते हैं कि हमको ट्यूशन जाने का पैसा नहीं है, कई बच्चे सोचते हैं कि हमको जो है प्राइवेट स्कूल में जाने का पैसा नहीं है, तो वहीं से हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। नहीं, आप कितनी ही आर्थिक स्थिति खराब हो, अगर आपके अंदर तमन्ना है कुछ करने का, तो सब बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, खेल कूद करते थे, हम आकर के फिर से पढ़ने लग जाते थे और शाम को देर रात तक 10 बजे तक पढ़ते थे, फिर सवेरे 4 बजे उठ जाते थे और फिर पढ़ते थे। तो इस टाइप से हमने काम किया और वहाँ पे भी बहुत अच्छी स्कूल में नंबर 1 आए। अब उसके बाद में फिर मेरी दूसरी जर्नी जो शुरू होती है, वो फिर मैं आगे की पढ़ाई या आगे कुछ समाज के कार्यों से जुड़े हुए मैं चला गया असंग देव जी का आश्रम गुरुकुल, जहाँ पे मैंने थोड़ी आध्यात्मिक शिक्षा, और वहाँ से फिर समाज में जो बहुत सारे लोग इस टाइप से हैं जो नशा दुर्व्यसन और बहुत सारी बुराइयों में लगे हुए हैं, उस काम में लग गए कि लोग आखिर इन सब नशा दुर्व्यसन और बहुत सारी बुराइयों में ग्रसित हैं, उनसे उनको बाहर निकाल करके उनके जीवन को अच्छा बनाने का। तो कई साल उसमें लगे रहे। उस दौरान में जब कई अलग अलग गांव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग जगहों में गया, तो वहाँ पे मुझे हेल्थ केयर में एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आया, क्योंकि मैं खुद एक गांव में बेहद गरीब घर से आया। तो जब किसी के ऊपर स्वास्थ्य में बड़ा अगर प्रॉब्लम आ जाए, अब उसको अगर लाख 2 लाख की बिल आ जाए, तो दोस्तों एक स्टोरी है, एक मैं जिसको पहचानता था, तो उसके घर में एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, उनकी वाइफ को। अब वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा, इनका इलाज कराना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे उनका 2.5 से 3 लाख बिल बन जाता है। अब जब गांव में 2.5 से 3 लाख अगर बिल बने ना, तो उस व्यक्ति के लिए इतना बड़ा पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। तब उसको अपना खेत बेचना पड़ता है, अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, और उस स्थिति में वो पैसा इकट्ठा करके अपनी वाइफ का इलाज कराता है। जब मुझे ये घटना पता चला, मैंने उस दिन ठान लिया कि हेल्थ केयर में हमको कुछ बड़ा करना है और इनके तकलीफ को कम करना है। हमने उस समय एक परोपकार कार्ड बनाया। सबसे पहला हमारा मेरा जो बिज़नेस की जर्नी है, या जिसको मैं कह सकता हूँ कि लोगों को हेल्प करने के साथ कुछ अच्छा करने की जो शुरुआत हुई, एक परोपकार कार्ड बनाया। उस परोपकार कार्ड का विज़न ये था कि अगर आप, उस समय हमने 70 हॉस्पिटल को जोड़ा, ये 2017-18 की बात होगी, और उस कार्ड को आप लेके जाएंगे तो 30 से 40% तक आपको इलाज में कम पड़ेगा। क्योंकि मैं हॉस्पिटल को जा करके समझा कि वो कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं, तो उनके अगर हम प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें, उनका जो पीआरओ का कॉस्ट था, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था, उसको अगर हम कम कर देते हैं या उससे उनका पैसा बच जाए, तो वो डिस्काउंट वो दे सकते हैं। तो हमने उनका वो काम किया और उस परोपकार कार्ड से हजारों लोग जुड़ते गए और लाखों रुपए का डिस्काउंट उन लोगों को मिलना शुरू हुआ। लेकिन उसी समय की बात होती है, जो भारत सरकार है वो आयुष्मान कार्ड लॉन्च करते हैं। तो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हेल्थ केयर में हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करना चाह रहे थे, वो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। तो हमने फिर वो परोपकार कार्ड वहाँ से बंद कर दिया। अब हमको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मन में था कुछ तो हेल्थ केयर के लिए करना है। अब जैसे पाइल्स की सर्जरी ही अगर ना कराना पड़े तो क्या हो सकता है, तो हमने यहाँ से आयुर्वेदा की शुरुआत की, श्री चवन आयुर्वेदा की शुरुआत करते हैं। तो श्री चवन आयुर्वेदा की शुरुआत होती है और श्री चवन आयुर्वेदा से फिर हम लोगों को बहुत सारे उनके हेल्थ केयर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिए। जिसको पाइल्स की सर्जरी होनी होती थी, जिसको जॉइंट पेन की, कभी कभी घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ता था, वो सब कम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे इस तरीके से बहुत सारे हम लोगों के जो प्रॉब्लम है, डिजीज़ेज़ हैं, उनको हम ठीक करना शुरू कर दिए। और फिर हमारी जो कहानी है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, पहले हम एक अकेले से शुरुआत हुआ, फिर कुछ 1-2 एम्प्लॉई आए, फिर धीरे धीरे करके आज 100 प्लस हमारी पूरी लोगों की टीम हो गई। और हम आज हेल्थ केयर में अपने अब तो ऐप भी हमने बना दिया है, जहाँ पे लोगों को लोन के लिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ता है
वो आसानी से आप हमारी ऐप में 5 लाख तक इजी हेल्थ लोन ले सकते हैं, लोगों को आसानी से सर्जरी करा सकते हैं, लोग वहाँ से आसानी से डॉक्टरों से बात कर सकते हैं, आसानी से आप दवाई मंगा सकते हैं। यानी कि हेल्थ केयर का कुछ भी प्रॉब्लम आप हमारे ईहो ऐप के माध्यम से आज सॉल्व कर सकते हैं। हमारी आयुर्वेदा मेडिसिन्स को वहाँ से आप मंगा सकते हैं। तो ये हमने जो है आज बड़ी संघर्षों के साथ, इस बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, बहुत सारे संघर्ष हुए, अभाव रहे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब बिजनेस आपको बड़ा करना हो तब या तो आपके पास संसाधन बहुत है, नॉलेज बहुत है, समझ बहुत है, तब तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी गांव से आए हो जहां पे आपके पास पैसों का बेहद अभाव हो, जहां पे नॉलेज का अभाव हो, क्योंकि हम वहां गांव में पढ़े तो ना अच्छी एजुकेशन हुआ, ना अच्छी कोई हमारे पास कोई मोटिवेशंस के लिए कुछ सारी चीज़ें होती, ऐसा कुछ नहीं था। बस जब हम डिमोटिवेट होते थे तो जो स्टॉक में कुछ अच्छे जो फाउंडर्स है उनके वीडियो देख लेते थे, वहां से मोटिवेट होते थे, और वही बड़ा काम की जो चुल थी, या जो प्रयास था, या जो संकल्प था, या जो इच्छा शक्ति थी, आज वो हमारी कंपनी को 51 करोड़ की बना दी है दोस्तों। और ये अभी केवल एक महज शुरुआत है, ये केवल अभी छोटी सी शुरुआत है। अभी तो हमारी कंपनी के अगला वैल्यूएशन 100 करोड़ की आ चुकी है, और अभी हम साथ साथ में अभी आईटी में भी काम कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे लोगों के साथ में हम काम कर रहे हैं। अभी 100 से अधिक लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं, और अब हमारी अगला संकल्प है कि हमें भारत के हजारों लोगों को रोजगार देना है। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा गांव से आकर के, बेहद गरीब और बेहद कठिन परिस्थितियों से आके, ना इंग्लिश बोल सकते थे, ना बिजनेस का कोई बैकग्राउंड था, ना कि फिर कोई बिजनेस का कोई नॉलेज था, ना कोई ट्यूशंस पे कहीं सीखे थे, ना कोई आसपास रिलेशन में दूर दूर तक भी कोई कुछ बताने वाला नहीं था। तो दोस्तों, इतनी खतरनाक परिस्थिति से भी आज इतनी बड़ी हम कंपनी बना सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। मैं अगर कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। बस आपके अंदर एक ही बात ध्यान रखो, हार मत मानो। परिस्थिति कुछ भी है, किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो, किस भाषा से आते हो, किस लैंग्वेज से आते हो, कुछ भी नहीं है आपके पास ना, तब भी आप बड़ा कर सकते हो। आपके अंदर बस अगर साहस है, आपके अंदर रिस्क उठाने की अगर कैपेसिटी है, आपके अंदर कुछ बड़ा करने का अगर जोश है, जुनून है, पैशन है, और बस एक ही बात ध्यान रखो दोस्तों, एथिक्स को कभी मत भूलना। कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में हम एथिक्स को भूल जाते हैं, वही आपको बर्बाद करते हैं। मैंने हमेशा अपने बिजनेस में एक चीज जरूर ध्यान रखा, एथिक्स का, और उसी एथिक्स ने, उसी मेहनत ने, उसी जुनून ने, उसी पैशन ने आज इतना बड़ा बना दिया दोस्तों। तो मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि आप भी अपना प्रयास रखो और अपनी शुभकामनाएं रखो। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।